गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, आप लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग कोलाइडल स्टेट्स को पढ़ रहे थे और आज हम लोग पढ़ते पढ़ते प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स के ऊपर पहुंच गए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोगों को क्यों जरूरत पड़ रही है प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स की। देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जब भी डिस्कस किया था तो हम लोगों ने पढ़ा था लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स को कैसे बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो लायोफिलिक कोलाइडल सोल्स होते हैं वो इजीली बन जाते हैं, लेकिन लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स को हम लोग इजीली नहीं बना पाते। क्लियर आप लोगों को? तो फिर हम लोगों ने लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स को बनाने के डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे। चाहे वहां पर हम लोगों ने डिसइंटीग्रेशन मेथड पढ़ा था, चाहे वो हम लोगों ने एग्रीगेशन मेथड पढ़ा था, जिसमें अंदर हम लोगों ने केमिकल्स मेथड भी पढ़े थे। तो वो मेथड्स थे। तो आप लोग जब लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स बना रहे थे तो उस समय आप लोग उसके अंदर कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे थे, है ना? इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे थे। क्यों डाल रहे थे? कि उस लायोफोबिक कोलाइडल की क्या बन जाए? स्टेबिलिटी बन जाए, वो स्टेबल बन जाए। और जब इलेक्ट्रोलाइट डालने की जो प्रोसेस थी, उस प्रोसेस को हम लोगों ने कहा था पेप्टाइजेशन। और उस इलेक्ट्रोलाइट को मैंने आप लोगों से कहा था पेप्टाइजिंग एजेंट। यही कही थी सब बातें। तो आप लोग जरा देखिए कि जब मैंने लायोफोबिक कोलाइडल सोल बनाया तो उसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला था। किस लिए डाला था? उसकी स्टेबिलिटी के लिए डाला था। क्लियर है? तो अब अगर ये इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद लायोफोबिक कोलाइडल सोल बन गया तो मुझे बताइए, क्या ये जो लायोफोबिक कोलाइडल सोल है ये हमारा प्योर लायोफोबिक कोलाइडल सोल है? बताइए भाई, लायोफोबिक प्योर लायोफोबिक कोलाइडल सोल है? नहीं है ना। मीन इसके अंदर क्या है? कुछ इंप्योरिटीज है। वो इंप्योरिटीज किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रोलाइट्स की फॉर्म में। तो आज की क्लास में हमें क्या करना है? जो कोलाइडल सोल्स हमने बनाए थे बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, आज उन इलेक्ट्रोलाइट्स को हमें क्या करना है? उन इंप्योरिटीज को हमें क्या करना है? बाहर निकालना है। हमें उस कोलाइडल सोल्स की क्या करनी है? प्योरिफिकेशन करनी है। ठीक है? तो प्योरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास मेनली 3 मेथड्स होंगे। पहला जो मेथड होगा डायलिसिस, दूसरा जो मेथड होगा वो हमारे पास यहां पर होगा इलेक्ट्रोडायलिसिस, और तीसरा जो मेथड होगा दैट इज द अल्ट्राफिल्ट्रेशन। मेरे पास ये 3 मेथड्स और इन 3 मेथड्स के जरिए हम लोग कोलाइडल सोल्स की प्योरिफिकेशन को करने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं जो मेथड उठा रहा हूं वो है डायलिसिस। कि डायलिसिस क्या फिनोमेना होता है। क्लियर आप लोगों को? डायलिसिस आपने वैसे भी नाम सुना होगा। जनरली जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है तो वो बार बार डायलिसिस करवाते हैं। तो आखिर डायलिसिस है क्या? वो लोग अपने ब्लड को प्योरीफाई करवाते हैं बाय यूजिंग द डायलिसिस मेथड। पढ़ेंगे डिटेल के अंदर कैसे होता है, वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डायलिसिस मेथड है क्या? जरा देखिए, आप लोगों ने कोई भी कंटेनर के अंदर कोलाइडल सोल बना रखा है। ये हमारे पास क्या है? एक कोलाइडल सोल है। क्या है? कोलाइडल सोल है। क्लियर आप लोगों को? ये हमारे पास क्या है? कोलाइडल सोल है। अब मैंने क्या किया? इस कोलाइडल सोल को अब इस कोलाइडल सोल में कौन कौन है? डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल्स हैं, डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट है, तभी तो स्टेबल हुआ होगा। ये सब चीजें प्रेजेंट है। मैंने क्या किया? यहां पर एक कोई भी दूसरे कंटेनर के ऊपर परसेंट या एनिमल मेम्ब्रेन रखी। क्लियर आप लोग? और ये एक तरह की क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो आप लोग सॉल्यूशन यूनिट के अंदर जब ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा होगा तब आप लोगों ने वहां पर बात की होगी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है। क्लियर है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो ओनली डिस्पर्जन मीडियम्स के पार्टिकल्स को अलाउ करती है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास अलाउ करती है। तो क्या होगा? अब मैं यहां से इस कोलाइडल सोल को धीरे धीरे इस परसेंट मेम्ब्रेन ऊपर डालूंगा। तो आप लोग क्या देखोगे कि यहां से
ओनली यहां पर जो इकट्ठे होंगे वो किसके पार्टिकल्स होंगे, कोलाइडल सोल्स के पार्टिकल्स इकट्ठे होंगे, और नीचे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स नीचे चले जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इसमें से इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, और हमारे पास ओनली किसके पार्टिकल्स बचे, कोलाइडल सोल्स के पार्टिकल्स बचे। क्लियर है आप लोगों को, किसके पार्टिकल्स बचे, कोलाइडल सोल्स के पार्टिकल्स बचे। अब मैंने क्या किया, इस परसेंट मेम्ब्रेन को या एनिमल मेम्ब्रेन को उठाया, और उठाकर मैंने इसको क्या कर दिया, एक बैग की फॉर्म में ऐसे बना दिया, और इसको यहां से टाई अप कर दिया, बांध दिया। क्लियर। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बताओ मुझे, कोलाइडल सोल्स के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब मैंने क्या किया, इस मेम्ब्रेन को लटका दिया, हैंग कर दिया एक कंटेनर के अंदर, और वो कंटेनर इस प्रकार से मॉडिफाई था कि यहां से उसके अंदर कंटिन्यूअसली वाटर आ रहा था। क्लियर आप लोगों को। और जब वाटर इसके अंदर से आएगा, धीरे धीरे इसके अंदर वाटर लेवल इंक्रीज होगा, वाटर लेवल इंक्रीज होगा, वाटर लेवल इंक्रीज होगा, वाटर लेवल बढ़ेगा। तो आपको पता है जो ये एसपीएम बनी हुई है, ये ओनली किसको माइग्रेट करती है, किसको अलाउ करती है अपने अंदर से, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को, या यहाँ पर मैं कहूँ वाटर के पार्टिकल्स को अलाउ करने देगी। तो अगर कुछ थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज अभी भी इसके अंदर, कुछ थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट अभी भी इसके अंदर बचा हुआ है, तो वो इसके साथ क्या चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। अब ज्यादा देर तक हम इस पानी को भी नहीं रख सकते, इस वाटर को भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर वाटर लेवल क्या रहा, फिक्स रहा, कुछ समय तक रहा, लंबा रहा, तो वो प्रोसेस जो इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल रहे थे वाटर के थ्रू, वो वापिस क्या करने लग जाएंगे, डिफ्यूजन करने लग जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम वाटर को चेंज करते रहते हैं। अगर आप वाटर को चेंज ना करो तो एक तरफ से वाटर का इनपुट है, तो दूसरी तरफ से आप क्या कर दो, उस वाटर का आउटपुट निकाल, बाहर निकलता रहेगा। तो आप लोग देखोगे कि इस कंटेनर के अंदर ओनली क्या कैसा वाटर रहेगा, फ्रेश वाटर प्रेजेंट रहेगा। क्लियर आप लोगों को। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कोलाइडल सोल्स के पार्टिकल्स के अंदर से क्या कर लिया, इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकाल दिया। क्लियर आप लोगों को। यहां से वाटर गया, यहां से इलेक्ट्रोलाइट्स में प्रेजेंट थे, वो इलेक्ट्रोलाइट्स धीरे धीरे क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे बेटा, अरे बोलो, निकलेंगे। तो यहां से आउटलेट से बाहर कौन निकलेगा, वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट, और ये हमारे पास यहाँ पर दोबारा से क्या बन जाएंगे, प्योर कोलाइडल सोल्स बन जाएंगे। क्लियर आप लोगों को। ये मेथड कहलाता है मेरे पास, कौन सा मेथड कहलाता है जरा बताइए, डायलिसिस मेथड। क्लियर आप लोगों को। अभी बात करते हैं किडनी वाली। आप लोग क्या करते हो, एक उम्र दराज के बाद, या आप लोगों का खाना पीना ठीक से ढंग से नहीं है, तो आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। और किडनी का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करना होता है। लेकिन अगर हमारी किडनी ढंग से काम नहीं करेगी तो हमारा ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो पाएगा, हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिक एलिमेंट्स जमा हो जाएंगे, जिससे हम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। क्लियर है। तो डॉक्टर्स क्या सलाह देते हैं कि जिन लोगों की किडनी खराब है, तो उन लोगों को सबसे पहले धीरे धीरे अपनी टाइम टू टाइम किडनी प्योरीफाई करानी चाहिए। तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है कि क्या होगा आपका, तो डायलिसिस होगा। तो डायलिसिस डॉक्टर कैसे करता है, बेटा एक बात ध्यान रखना कि हमारा जो ब्लड है, मेनली उसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है वो भी बिहेव करता है एक कोलाइडल सोल की तरह। क्लियर है। मान लो मेरे पास ये हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं, इनके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। अब हमारा जो ये ब्लड फ्लो हो रहा है, जरा देखिए आप इस चीज को, हमारा ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है, क्लियर है, तो ब्लड जो फ्लो हो रहा है इसके अंदर क्या होगा, आप लोग देखोगे कि किडनी अगर प्रॉपर ढंग से वर्क नहीं कर रही है तो इसके अंदर टॉक्सिक एलिमेंट्स भी बढ़ जाएंगे। अरे मानते हो, क्या बढ़ जाएंगे, टॉक्सिक एलिमेंट। तो मैं क्या करता हूं, वहां पर भी एक परसेंट मेम्ब्रेन या कोई भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देता हूं। क्लियर आप लोगों को। तो जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और परसेंट मेम्ब्रेन लगा देता हूं, तो इसके अंदर से आपको पता है कोलाइडल सोल्स के पार्टिकल्स तो जाएंगे नहीं, क्योंकि उनका साइज क्या होता है, परसेंट मेम्ब्रेन के पोर्स छोटे होते हैं, तो उसके अंदर से कोलाइडल सोल्स तो पार्टिकल्स बाहर निकल नहीं पाएंगे। ओनली किसके पार्टिकल्स बाहर निकल पाएंगे, उन टॉक्सिक एलिमेंट्स के जो हमारे ब्लड के अंदर है, वो इसमें से क्या हो जाएंगे, इसके अंदर इकट्ठे हो जाएंगे। अरे बताइए, क्लियर आप लोगों को। अरे बताओ, तो इसके अंदर अगर वो इकट्ठे हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, हम इस क्या कर लेंगे, इस परसेंट मेम्ब्रेन को बाहर निकाल लेंगे और हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, प्योरीफाई हो जाएगा। तो इस मेथड को हम कौन सा मेथड बोलते हैं, डायलिसिस मेथड बोलते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इंपॉर्टेंट बात थी कि हीमोग्लोबिन हमारे तरह कोलाइडल सोल का पार्ट है।
इसको अगर आप लोग प्योरीफाई करना चाहते हैं तो आप कौन से मेथड का यूज करोगे, डायलिसिस मेथड का यूज करोगे। क्लियर आप लोगों को। तो ये मेरे पास क्या थी, पहला मेथड था डायलिसिस का, जिसके अंदर आप लोगों ने प्योरीफाई किया किसी भी कोलाइडल सोल को। सो नेक्स्ट मेथड है हम लोगों के पास, और वो मेथड रहेगा हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोडायलिसिस। बेटा जो डायलिसिस मेथड आप लोगों ने पढ़ा है वो मेथड एक बहुत स्लो मेथड है, बहुत धीरे काम करता है वो मेथड ना। तो हम लोगों को क्या करना है, अपनी इस रेट को क्या करना है, फास्ट करना है। तो फास्ट करने के लिए हम लोगों ने दूसरा मेथड हम लोगों ने सोचा, वो कौन सा सोचा, इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड। तो ये इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड होता क्या, जरा देखिए। सिमिलरली कुछ नहीं है, आप लोगों के पास फिर से वही कंटेनर है जिसके अंदर आप लोगों ने क्या लिया, कोलाइडल सोल्स के पार्टिकल्स लिए थे। इसके अंदर कोलाइडल सोल्स के पार्टिकल्स भरे हुए थे, पता नहीं कहां से कैसे आए थे। इन कोलाइडल सोल्स के पार्टिकल्स को फिर से मैंने क्या कर रखा था, हैंग कर रखा, लटका रखा है। एक तरफ से वाटर इन था, दूसरी तरफ से वाटर क्या हो रहा था, आउटलेट। कंटिन्यूअसली वाटर की क्या हो रही थी, या मैं कहूं यहां पर डिस्पर्जन मीडियम भी बोल सकते हैं। क्लियर आप लोगों को। यहां से अगर वाटर का इनपुट हो रहा था तो यहां से वाटर का क्या होगा, आउटपुट। क्लियर आप लोगों को। अब साथ के साथ मैंने यहां पर क्या किया, इसके साथ दो इलेक्ट्रोड्स को लगा दिया। किसको लगा दिया, दो इलेक्ट्रोड्स को लगा दिया। क्लियर आप लोगों को। तो अब देखो आप लोग चीजों को समझना कि ये जो जो परसेंट बैग मेरे पास है, या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जो बैग बना हुआ है, ये क्या करेगा, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स के पास जाएंगे, क्लियर है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर इजीली एंटर कर सकते हैं। अरे बोलो कर सकते हैं ना, क्योंकि ये अलाउ करता है डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स को अपने अंदर। तो इसके अंदर जो भी इंप्योरिटीज होगी, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, जो क्रिस्टलॉइड्स होंगे, उनको क्या करेगा, वो बाहर निकालेगा। क्लियर आप लोगों को। अब बाहर निकालेगा तो ये प्रोसेस हम डायलिसिस में भी पढ़ के आए हैं, यही तो हो रही थी। लेकिन अगर मैं इसको रेट को इंक्रीज करना चाहता हूं तो वो जो पार्टिकल्स यहां से जो बाहर निकलेंगे, आपको पता है वो इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकलेगा। मान लो मेरे पास KOH इलेक्ट्रोलाइट डाला था मैंने, आपने पता है ना लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ा था, प्रिपरेशन की थी, तो KOH इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे थे, तो K के ऊपर क्या चार्ज पॉजिटिव, OH के ऊपर क्या चार्ज नेगेटिव। तो आप लोगों को पता है ये दोनों आयंस बनेंगे, ये इजीली बहुत जल्दी और बहुत फास्ट माइग्रेट करेंगे। किधर करेंगे, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड। मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास ये यहां पर कैथोड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये मेरे पास यहां पर एनोड है जिसके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज वाला तुरंत जाके इस इलेक्ट्रोड की तरफ एग्रीगेट हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज क्या हो जाएंगे, इस तरफ इलेक्ट्रोड के चारों तरफ एग्रीगेट हो जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जिस प्रकार से डायलिसिस में हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स, हमारी इंप्योरिटीज बाहर निकल रही थी, वो एक बहुत स्लो मेथड था। तो हमने उसकी रेट को फास्ट करने के लिए उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स और लगा दी, और दोनों इलेक्ट्रोड्स में एक कैथोड और दूसरा एनोड। क्लियर आप लोगों को। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकलेंगे वो अब बहुत फास्ट माइग्रेट करेंगे, और हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्ट बहुत फास्ट कर सकते हैं। क्लियर आप लोगों को। तो ये हमारे पास क्या होगा, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्ट। और इस मेथड को कौन सा मेथड बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड। मींस डायलिसिस मेथड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is known as the electrodialysis method। क्लियर है आप लोगों को। चलते हैं भाई आगे की तरफ, जरा देखिए नेक्स्ट जो थर्ड मेथड है हमारा, वो मेथड है बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। कौन सा मेथड है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। आप लोगों को पता है कि अगर मान लो मेरे पास कोई कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मैंने अपना कोलाइडल सोल बना के रखा हुआ है, ध्यान से देखना, मैंने अपना कोलाइडल सोल बना के रखा हुआ है। अब अगर मैं इस कोलाइडल सोल को ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ये कौन सा फिल्टर पेपर है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, जो फिल्टर पेपर हम लोग अपनी केमिस्ट्री लैब के अंदर यूज करते हैं, अगर मैं उसके अंदर से इस कोलाइडल सोल को क्रॉस कराना चाहूं या इसके ऊपर डालना चाहूं, तो आप लोग क्या देखोगे कि इस
ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के जो पोर्स हैं, जो होल्स हैं, आपको पता है ना होल्स या पोर्स का मतलब समझते हो आप लोग। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक पेपर लिया और जो आपकी कॉपी का पेपर फाड़िए ना, ले लिया आप लोगों ने, उसके अंदर आप कुछ वाटर डालिए, तो आप लोग देखोगे वाटर जो नीचे से निकल रहा है वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे निकल रहा है। अब आप लोग अपनी केमिस्ट्री लैब के अंदर फिल्टर पेपर लीजिए और उसके अंदर से वाटर डालिए, तो आप लोग देखोगे जो नीचे से वाटर निकल रहा है वो तो उसकी स्पीड थोड़ी फास्ट है। रीजन क्या है? चलो एक बेसिक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। आप लोग क्या करिए, घर के अंदर है ना बोरी होती है ना, बोरी बनी होती है, उस बोरी को लीजिए और उसके अंदर से आप उसके अंदर पानी डाल के देखिए, तो पानी नीचे से क्या हो रहा होगा, निकल रहा होगा फास्ट। दूसरा आप एक एग्जांपल लीजिए, कोई नॉर्मल कपड़ा लीजिए, उसके अंदर पानी डालिए, तो उसके अंदर से पानी की जो रेट निकलने की नीचे की रेट होगी वो क्या होगी, धीरे होगी। आप अब लोग एक क्या कीजिए, पॉलीथीन बैग लीजिए, उसके ऊपर पानी डालिए, तो क्या वहां नीचे से पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। मींस बोरी का जो पोर सेक्शन एरिया था वो क्या था, ज्यादा था, वहां पर जो उसके बीच के जो छेद थे, पोर्स थे, वो क्या थे, थोड़े बड़े साइज के थे, तो पानी इजीली से नीचे निकल रहा था। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूं कि जो दूसरा आपने नॉर्मल कपड़ा लिया है, कोई कपड़े का पीस लिया है, तो उसमें क्या होगा, उसके पोर सेक्शन एरिया जो थे, उसके बीच के जो होल थे वो छोटे थे, तो वहां से पानी धीरे धीरे निकल रहा था। क्लियर है? और पॉलीथीन के अंदर कोई पोर सेक्शन एरिया था ही नहीं, पोर्स थे ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर पानी नीचे नहीं निकल रहा था। तो पोर्स का मतलब आप लोगों को समझ में आया। तो सिमिलरली फिल्टर पेपर के जो पोर्स का साइज होता है वो क्या होता है, बड़ा साइज होता है। तो आप लोग जब इसके अंदर से कोलाइडल सोल्स को पास करोगे, तो कोलाइडल सोल्स को पास करने के लिए जब इसमें से पास करोगे तो नीचे जो चीजें आएंगी वो आपके डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम और साथ में इलेक्ट्रोलाइट भी बाहर आ जाएगा। मींस ये मेथड हमारा क्या अच्छा मेथड नहीं है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल के लिए। तो हम लोग क्या करें भाई, अब तो हम लोगों ने क्या किया, इस ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के पोरस को हम लोगों ने कम करना चाहा कि इसके पोरस को हम क्या कर दें, इसके जो होल्स हैं उनको क्या कर दूं, मैं कम कर दूं। क्लियर आप लोगों को? तो होल करने के लिए मैंने क्या किया, इस फिल्टर पेपर को एक कोलोइडिन या जिलेटिन इसके सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया। क्लियर आप लोगों को? इस फिल्टर पेपर को मैंने कोलोइडिन और जिलेटिन के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया। तो डिप करने के बाद क्या होगा, इसके जो पोर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, होल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे, साइज में छोटे हो जाएंगे। क्लियर आप लोगों को? अब ये कोलोइडिन क्या होता है, कोलोइडिन एक तरह का मिक्सर होता है। किसका मिक्सर होता है, 4% किसका, नाइट्रोसेलुलोज। ध्यान से देखना भाई, आता कई बार व्हाट इज कोलोइडिन, तो इट इज ए मिक्सर। किसका मिक्सर है, 4% नाइट्रोसेलुलोज प्लस अल्कोहल और प्लस वाटर। ये हमारे पास एक मिक्सर होता है कोलोइडिन। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फिल्टर पेपर को उठाकर इस मिक्सर के अंदर डालेंगे। जैसे मिक्सर के अंदर डालेंगे तो इसके पोर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, साइज में छोटे हो जाएंगे, मतलब कम नहीं, साइज में छोटे हो जाएंगे। क्लियर आप लोगों को? ये बात समझ में आई आप लोगों की बात? चलो भाई ठीक है। अब क्या होगा, जब हम इसके अंदर डालेंगे तो हमारा फिल्टर पेपर पूरा गीला हो चुका होगा, तो उसको हार्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब उसको फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं। किसके सॉल्यूशन के अंदर, फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं। और उससे डिप करने के बाद आप लोग क्या करोगे, हमारा जो फिल्टर पेपर था वो क्या हो गया, टाइट हो गया, हार्ड हो गया। क्लियर? चीजें समझ में आई आप लोगों को? चीजें समझ में आई? तो जरा देखिए, अब हार्ड हो गया, उसके पोर्स भी छोटे हो गए। तो अब मैंने क्या किया, जो इस साइड में फिल्टर पेपर ले रहा हूं, ये मैंने क्या, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को कोलोइडिन के सॉल्यूशन और फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन में डिप करने के बाद लिया। तो अब इसके पोर्स क्या हो गए, बिल्कुल छोटे छोटे हो गए, और ये साइज में इतने छोटे हो गए कि कोलाइडल पार्टिकल्स को, कोलाइडल सोल्स के पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास नहीं होने दे रहे थे। ओनली जब मैं इसको इसमें डालूंगा तो नीचे जो चीजें मुझे मिलेंगी वो कौन सी चीजें मिलेंगी, बताओ मेरे भाइयों, इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर। यहां से इलेक्ट्रोलाइट्स इजीली आ जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट्स के पार्टिकल्स का साइज छोटा होगा एज कंपैरिजन टू द कोलाइडल पार्टिकल। क्लियर आप लोगों को? तो इस मेथड को हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेथड। जरा दोबारा से देखिए, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर था, पोर्स बड़े थे, लार्ज साइज के थे। मैंने क्या किया, इस फिल्टर पेपर को मिक्सर के अंदर डाला। किसका मिक्सर था मेरे पास, कोलोइडिन और जेलेटिन का। किसका, कोलोइडिन क्या होता है बताया मैंने, 4% नाइट्रोसेलुलोज प्लस अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन। उसके बाद यहां फिर मैंने इसको किसमें डाला, फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन में। क्यों डालते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन में, बताओगे मुझे जरा?
हार्ड करने के लिए। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा तो जो हमारा फिल्टर पेपर आया उसके पोर्स क्या थे, काफी स्मॉल थे, जो कोलाइडल सोल्स के पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास नहीं होने दे रहे थे, ओनली इलेक्ट्रोलाइट्स के पार्टिकल्स को बाहर जाने दे रहे थे। क्लियर है? तो वो हमारे पास जो ये फिल्टर पेपर कहलाएगा, ये कौन सा पेपर कहलाएगा, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। मतलब जहां पर क्या होंगे, पोर्स का एरिया जो होगा वो बहुत छोटा होगा। क्लियर आप लोगों को? और इसके अंदर से जब आप कोलाइडल सोर्स के पार्टिकल्स गुजारोगे तो क्रॉस नहीं होंगे। इस पूरे मेथड को हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को? तो जरा आगे देखिए। प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स के अंदर हम लोगों ने 3 मेथड पढ़े। पहला पढ़ा हम लोगों ने कौन सा, डायलिसिस मेथड। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोडायलिसिस। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। क्लियर आप लोगों को? ये 3 मेथड्स पढ़े हैं और इन 3 मेथड्स के जरिए हम लोगों ने प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स को डिस्कस किया है। ठीक है? अच्छा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर बेटा एक बात बतानी शायद भूल गया था, 4% सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया था किसका, नाइट्रोसेल्यूलोज in the mixture of किसका, अल्कोहल एंड ईथर। मैंने वहां पर गलती से यहाँ पर ईथर की जगह वाटर बोल दिया था, तो बेटा उसको थोड़ा ठीक कर लेना। यहाँ पर क्या होगा, ईथर। क्लियर आप लोगों को? तो ये मेरे पास किस लिए यूज होता था, ये उसके पोरस को कम करने के लिए। और इसका नाम जो था वो क्या बताया था मैंने, कोलाइडल। यही नाम बताया था या जिलेटिन। क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल को पढ़ा था। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में या इसी क्लास के अंदर हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो हमारा कौन सा रहेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल। तो आपको पता है जो कोलाइडल सोल्स होते हैं, पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो कैसे नेचर के होते हैं, हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं बेटा, पता है आप लोगों को, पढ़ा था, हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को, ये स्टेबल होते हैं। कोलाइडल सोल्स भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, क्या आ रही होगी, कि सर जब कोलाइडल पार्टिकल्स का जो साइज है वो ट्रू सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, बड़ा होता है। मानते हो कितना होता है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। क्लियर है? तो आप लोग कहोगे सर ड्यू टू द ग्रेविटी इफेक्ट, ड्यू टू द ग्रेविटी इफेक्ट इन पार्टिकल्स को कहां जाना चाहिए, थोड़े समय बाद नीचे आ जाना चाहिए। अरे मानते हो? और नीचे आ जाएंगे जिसका मतलब अब हमारा क्या हुआ, डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल्स तो नीचे रह गए और डिस्पर्जन मीडियम कहां रह गया बेटा, हमारा ऊपर रह गया। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये कोलाइडल सोल स्टेबल रहा? सर ये तो नहीं रहा। फिर आप तो कह रहे हो कि कोलाइडल सोल्स कैसे होंगे, स्टेबल होंगे। तो बेटा स्टेबल होने के पीछे जब हम लोगों ने बात की थी प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल की, तो हम लोगों ने कहा था कि इसके अंदर हम लोग इसकी स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। क्लियर है? और वो इलेक्ट्रोलाइट इन डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करता है, और चार्ज प्रोड्यूस करने की वजह से इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और जब रिपल्सन होगा तो ये चीजें क्या करती रहेंगी, मूव करती रहेंगी, नीचे नहीं बैठेंगी। और नीचे नहीं बैठेंगी, सेटल डाउन दी बॉटम नहीं हो पाएंगी, तो क्या ये कोलाइडल सोल स्टेबल नहीं कहलाएंगे, कहलाएंगे। तो इसका मतलब डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बिल्कुल स्टेबल होते हैं, आपस में क्या करते रहते हैं, मतलब नीचे नहीं बैठ पाते हैं। क्लियर आप लोगों को? तो ये हमारे पास क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तीसरा है बेटा फिल्ट्रेशन। आप लोग अगर कोलाइडल सोल का फिल्ट्रेशन करना चाहते हो, बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर अभी पढ़ के आए हैं, हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, रीजन क्या है उसके पीछे, क्योंकि उसका जो पोरस सेक्शन एरिया होता है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का ज्यादा होता है, जिससे कोलाइडल सोल्स के पार्टिकल्स क्या करेंगे, उसके अंदर से क्रॉस कर जाएंगे। तो इस वजह से हम लोग वहां पर क्या तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज करेंगे, या उस फिल्टर पेपर की जगह अल्ट्रा फिल्टर पेपर लेंगे। और अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाना मैंने आप लोगों को बताया है।
क्लियर है आप लोगों को? तो ये कुछ बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जिनके बेस पे हम लोगों ने बात की कोलाइडल सोल्स की। अभी इसके बाद आप लोगों को ये कुछ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज? ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। ये बेटा कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। मैं बात करूंगा क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। आज की क्लास में हम प्रॉपर्टीज को पूरा डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इन सभी प्रॉपर्टीज को भी हम लोग साथ में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है आप लोगों को? तो इस प्रकार से ये जो कोलाइडल सोल्स है हेटेरोजीनियस नेचर के होते हैं, स्टेबल नेचर के होते हैं, फिल्ट्रेशन इनका पॉसिबल नहीं है बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, बट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड या हम लोग एसपीएम के थ्रू हम लोग इनको इजीली फिल्टर कर सकते हैं, इनको प्योरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में मेनली जो प्रॉपर्टी होगी दैट इज द टिंडल इफेक्ट। आप लोग छोटी क्लास से पढ़ते आए हो टिंडल इफेक्ट क्या होता है। क्लियर आप लोगों को? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करो तो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा ब्राउनियन मोशन, ये शो करते हैं। क्लियर है? और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मींस इनके ऊपर जो ये चार्ज मैं आप लोगों को बता रहा था नेगेटिव चार्ज, कब जब इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे थे, तो ये किस प्रकार से आता है, क्यों आता है और इसके आने के बाद क्या चीजें होंगी, हम उन चीजों को भी देखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को हम लोगों ने ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों को क्या करनी है, डिस्कस करनी है। क्लियर है आप लोगों को? तो सबसे पहले जो मैं बात करने जा रहा हूं वो हमारे पास होगी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अब हमारी प्रॉपर्टी है नेक्स्ट दैट इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में मैंने अभी बताया था हम लोग कौन सी पढ़ने वाले हैं, ब्राउनियन मोमेंट। क्या होता है ब्राउनियन मोमेंट? ब्राउनियन मोमेंट क्या होता है? किसी भी कोलाइडल सोल के अंदर डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स का जिगजैग मोशन ही ब्राउनिंग मोमेंट कहलाता है। जिगजैग मोशन मतलब अगर कोई डिस्पर्स फेज का पार्टिकल्स है वो कभी इधर मूव कर रहा है, 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 कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, मींस उसकी हर समय डायरेक्शन क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो इस प्रकार की किसी डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स के मोशन को हम लोग जिगजैग मोशन कहेंगे। क्लियर आप लोगों को? अब आखिर बात ये आती है, सवाल ये उठता है कि भाई डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं वो इस प्रकार का मोशन क्यों शो करते हैं। जरा देखिए मेरे भाइयों, इस साइड थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है तो इसे बना लेते हैं। मान लो मेरे पास एक कोई भी कोलाइडल सोल है, ये भाई मैंने एक कोलाइडल सोल बना लिया जिसमें डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। आपको इस बात का भी जरा पता होना चाहिए कि डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स का साइज एज कंपैरिजन टू डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स से थोड़ा बड़ा होता है। क्लियर आप लोगों को? अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं इस पार्ट को जूम करता हूं, इसको मैंने क्या किया, जूम किया। जूम करके देखो, बड़ा करते हैं थोड़ा सा, जूम किया तो मैंने देखा ये क्या थे, डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स। मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखें। ये क्या थे मेरे पास, डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स। क्लियर आप लोगों को? और इनके बीच में ये किसके पार्टिकल्स थे, डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स। मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, ये जो लाइनें दिख रही हैं इनको मैंने अगली बार यहाँ डॉट से दिखा दिया। क्लियर है? इस पार्ट को मैंने जूम किया, देखा, तो आप लोग क्या देख रहे हो कि डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। मींस धक्का देने का मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। क्लियर आप लोगों को? मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं क्या कहूं कि डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स को अगर डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स मिलकर पुश करते हैं, धक्का देते हैं, तो इसका मतलब उसकी क्या बढ़ा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है तो वो क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर है? क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे तीन आदमी अगर मुझे धक्का दे रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, मूव करने लग जाऊंगा। इस जगह खड़ा तो नहीं रह पाऊंगा ना भाई। अगर कोई आदमी मेरे को धक्का दे रहा है, मैं कहूं मैं स्टेबल हूं, तो वो क्या करेगा, मेरे को अगर धक्का देगा तो मैं क्या करूंगा, पीछे मूव करूंगा। तो सिमिलरली उसी प्रकार से है कि यहां पर इनकी क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी अगर इनकी बढ़ गई तो ये डिस्पर्स पार्टिकल्स, जैसे डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है, ये क्या करेगा, मूव करेगा, चलने लगेगा। तो तुरंत वहीं पर दूसरे डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स इसको फिर से धक्का देंगे, और धक्का देंगे तो अब क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी,
अरे मान के चल रहे हो, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार से कोई एक डिस्पर्स फेज का पार्टिकल्स था, जब डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स ने इसको धक्का दिया तो ये इस डायरेक्शन में चलने लग गया, यहाँ पहुंचा, लेकिन यहाँ पर फिर से डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स ने इसको धक्का दिया, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। यहाँ पहुंचा, यहाँ पर फिर डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स ने धक्का दिया, ये फिर हो गया। तो कैसे इस प्रकार से ब्राउनिंग मोशन होता है आप लोगों को समझ में आया। तो किसी भी डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स का जिगजैग मोशन ही ब्राउनिंग मोशन कहलाता है, ब्राउनियन मोशन कहलाता है, मूवमेंट कहलाती है। किस प्रकार से होता है, डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर है आप लोगों को, क्या प्रोवाइड कराते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे वो क्या करता है, मूव करता है। और डायरेक्शन चेंज करने का मैंने आप लोगों को रीजन बताया कि डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स क्या करेंगे, इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। क्लियर है। अच्छा, एक दूसरा रीजन भी हो सकता है डायरेक्शन का, और वो रीजन क्या हो सकता है कि मान लो डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है, तो आपको मैंने बताया था कि इनके ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा। अरे बताइए मेरे भाइयों, क्या होगा, बोलो, चार्ज होगा। तो जब ये डिस्पर्स फेज का पार्टिकल्स घूमते 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 दूसरे डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स के पास जाएगा, तो उनके बीच में वहां पर क्या होगा, रिपल्सन होगा। और रिपल्सन होने की वजह से ये अपने डायरेक्शन को फिर से क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। क्लियर है आप लोग, क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। तो इसी मोमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोमेंट बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को। तो ब्राउनिंग मोमेंट, पहला हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ब्राउनिंग मोमेंट पढ़ा है, जो आप लोगों को समझ में आया है। तो देखते हैं नेक्स्ट, आगे की तरफ चलते हैं। और अगला जो हमारा होगा वो हमारा होगा टिंडल इफेक्ट या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। सो ब्राउनिंग जो मूवमेंट है वो हमारा एक तरह से स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करता है। किसको एक्सप्लेन करता है, स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करता है। कैसे करता है, जरा देखिए। मैंने क्या कहा था कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी कोलाइडल सोल बना हुआ है, इधर देखिए कोई भी कोलाइडल सोल बना हुआ है, तो इसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से कहां गिर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। ये बात कही थी। लेकिन अगर उस कोलाइडल सोल के अंदर ब्राउनिंग मोमेंट हो रहा है, तो ब्राउनिंग मोमेंट होने की वजह से आपको पता है वो पार्टिकल्स किस मोमेंट, जिगजैग मोशन में मूव करेंगे ना। तो क्या वो पार्टिकल्स कभी सेटल डाउन दी बॉटम हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो इसी वजह से ब्राउनिंग मोमेंट की वजह से भी हमारे जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं या कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल। क्लियर है आप लोगों को, अरे मेरी बात समझ में आई। तो ब्राउनिंग मोमेंट आल्सो एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल सोल। क्लियर है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा दैट इज द टिंडल इफेक्ट। क्लियर आप लोगों को, कौन सा है, टिंडल इफेक्ट। क्या होता है टिंडल इफेक्ट, जरा देखिए। पहले समझते हैं चीजों को, बाद में डेफिनेशन पर आएंगे क्या होती है टिंडल इफेक्ट। क्या किया, मेरे पास एक कंटेनर था और उस कंटेनर के अंदर ट्रू सॉल्यूशन था। क्या था, ट्रू सॉल्यूशन, मतलब जहां पर पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम था। क्लियर है। अच्छा भाई, एक दूसरा कंटेनर लिया मैंने और उस कंटेनर के अंदर बेटा मैंने क्या रखा, कोलाइडल सोल्स को रखा। कोलाइडल सोल को बना मींस वहां पर पार्टिकल्स का जो साइज होगा वो क्या होगा, 1 नैनोमीटर से भी बड़ा होगा। मींस के रेंज में आएगा किसकी, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अब क्या किया मैंने, यहां पर कोई भी एक सोर्स ऑफ लाइट ली। अब वो सोर्स ऑफ लाइट आपकी टॉर्च हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। तो सोर्स ऑफ लाइट जब मैंने इसके अंदर से पास की, क्या की, इसके अंदर से पास की। क्लियर आप लोगों को। तो उस सोर्स ऑफ लाइट को जब मैंने इसके अंदर से पास किया तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, और जब उस सोर्स ऑफ लाइट को मैंने इस कोलाइडल सोल के अंदर से पास किया तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे। क्लियर आप लोगों को। तो जरा देखते हैं हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं। सोर्स ऑफ लाइट को जब हम लोग ट्रू सॉल्यूशन के अंदर से पास करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा कि ट्रू सॉल्यूशन के अंदर से हम पास करते हैं तो हमें लाइट क्या होती है, इस एंड पर दिखाई देती है और फिर हमें इस एंड से निकलती हुई दिखाई देती है। हम लोगों को बीच में कहीं पर भी लाइट का पाथ दिखाई नहीं देता कि लाइट किस पाथ से होकर गुजर कर आई है। क्लियर आप लोगों को, समझ में आई बात। अच्छा भाई, अगर मैं क्या करता हूं, उसी सोर्स ऑफ लाइट को कोलाइडल सोल्स के अंदर से पास करवाता हूं तो मुझे उस लाइट का पाथ दिखाई देता है कि लाइट किस पाथ से होके गुजर कर आई है। क्लियर है, लाइट का मुझे एक पाथ दिखाई देता है
क्लियर है आप लोगों को, मेरी बात समझ में आई? दोबारा से देखिए, मैंने क्या किया, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट को एक ट्रू सॉल्यूशन के अंदर से पास किया और ट्रू सॉल्यूशन के अंदर मैंने देखा कि मुझे वहां पर लाइट का पाथ नहीं दिखाई दिया। क्लियर आप लोगों को? बट अगर मैंने उसी सोर्स ऑफ लाइट को क्या किया, कोलाइडल सोल के अंदर से पास किया, तो मुझे वहां पर लाइट का पाथ दिखाई दिया। ठीक है, कैसे लाइट का पाथ का मतलब मैं समझाता हूं आप लोगों को, जरा देखिए। आप लोगों के घर में जब सुबह सुबह पहली लाइट आती है आपकी खिड़की से या जो रोशनदान होते हैं वहां से आती है, तो आप लोगों को वहां पर क्या दिखती है, कुछ रेज दिखाई देती है। देखा होगा सभी ने घरों में, अरे देखा होगा। इट मींस आपको उन रेज, क्या वो लाइट जो आ रही है उसका हमें पाथ दिखाई दे रहा है कि भाई कौन सा पाथ से ट्रेवल करके आ रही है ये लाइट, आ रही है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है कमरे में? क्योंकि कमरे के अंदर आपको पता है डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स भी बिहेव करते हैं कोलाइडल सोल की तरह। क्लियर है आप लोगों को ये बात, जरा समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है ना? तो ठीक उसी प्रकार से मुझे यहां पर कोलाइडल सोल के अंदर भी जब मैं कोई भी लाइट को पास करता हूं तो मुझे वहां पर क्या होता है, उस लाइट का पाथ दिखाई देता है, रास्ता दिखाई देता है कि वो किस रास्ते से लाइट हमारे पास आई। क्लियर है? अब बात उठती है कि भाई ऐसा क्यों है, ट्रू सॉल्यूशन में हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा, कोलाइडल सोल में हमें क्यों दिखाई दे रहा है ना? तो रीजन क्या होगा इसके पीछे, जरा देखिए। आपको पता है ट्रू सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स होंगे उनका साइज क्या होगा, बहुत छोटा होगा। मानते हो? ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो रेज उनसे विदाउट इंटरेक्ट किए हुए क्या आ जाएगी, बाहर। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज छोटा होने की वजह से वहां से रेज, जो लाइट आ रही है उसकी जो रेज है वो विदाउट इंटरेक्ट एज इट इज बाहर निकल जाएंगी। लेकिन यहां पर जो कोलाइडल सोल है वहां पर पार्टिकल्स का साइज क्या है, थोड़ा बड़ा है। मानते इस बात को? तो जो रेज आएंगी सोर्स ऑफ लाइट से वो इसके साथ आकर वो टकराएंगी, टकराकर वो लाइट क्या करेगी, यहां पर कोई रेज आई वो भी टकराकर क्या करेंगी, स्कैटरिंग करेंगी। तो यहां पर एक फिनोमिना होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बिखर जाती है पूरी लाइट। मेरी बात को समझ रहे हो आप लोग? जैसे ही कोई रेज आएगी सोर्स से यहां पर, तो यहां पर ट्रू सॉल्यूशन के अंदर तो सीधी निकल गई, क्योंकि कोलाइडल सॉरी पार्टिकल्स के साइज का साइज क्या था, पार्टिकल्स का साइज यहां पर क्या था, छोटा था। लेकिन यहां पर जो पार्टिकल्स का साइज है वो क्या है, बड़ा है। और बड़ा साइज होने की वजह से वो लाइट इनके साथ इंटरेक्ट करेगी, इंटरेक्ट करने के बाद वो क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी, स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस। और डायरेक्शन में जब स्कैटर्ड हो गई तो मुझे वहां पर उसका पाथ दिखाई देगा। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को? तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उस कोलाइडल सोल के अंदर से जब हम लोग कोई भी लाइट को पास करते हैं किसी भी सोर्स से, तो मुझे वहां पर उस लाइट का पाथ दिखाई देता है ड्यू टू दी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को? क्या बोलते हैं इसको, टिंडल इफेक्ट। अब मुझे इस बात का कैसे पता चला कि भाई वास्तव में ऐसा हो रहा है, तो मैंने क्या किया, राइट एंगल से कोलाइडल सोल को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा। मैं सिंपल माइक्रोस्कोप से तो आपको पता है कोलाइडल पार्टिकल्स हमें या डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे। तो मैंने क्या किया, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से यहां पर इन पार्टिकल्स को देखना चाहा। तो जब मैंने इन पार्टिकल्स को देखा तो देखने के बाद मुझे लगा कि जो लाइट आप सोर्स से डाल रहे हो वो लाइट यहां पर टकराने के बाद क्या हो रही है, स्कैटर्ड हो रही है। और ये जो स्कैटर्ड हो रही है, देखो एग्जांपल मैं दोबारा से बना देता हूं एक बार। मान लो ये मेरे पास कोई भी एक सोर्स ऑफ लाइट लिया और ये जाकर टकराया किस पे, पार्टिकल्स के ऊपर। ये मेरे पास पार्टिकल था और मैंने यहां पर क्या किया, इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से मैं यहां पर देख रहा हूं। तो ये जो बना इसको हम बोलते हैं टिंडल कोन। क्या बोलते हैं इसको हम, टिंडल। क्लियर आप लोगों को? पूरा इफेक्ट जो कहलाएगा वो टिंडल इफेक्ट कहलाएगा। तो आप लोग इस प्रकार से ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के अंदर टिंडल इफेक्ट को देखा समझा। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, वो है हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है किसी भी कोलाइडल सोल्स की, जरा देखते हैं हम लोग। आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि जब भी हम लोग कोलाइडल सोल को बनाते हैं, जब भी हम लोग कोलाइडल सोल को बनाते हैं तो उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है डिस्पर्जन मीडियम और दूसरा कौन सा होता है, डिस्पर्ज फेज।
क्लियर है? तो आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूं, नोट डाल के लिख लेना कि डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल्स के ऊपर, डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल्स के ऊपर हमेशा चार्ज होता है। क्लियर है? और चार्ज होने की वजह से ही हमारे कोलाइडल सोल स्टेबल होते हैं। ये भी मैं बता चुका हूं आप लोगों को, क्योंकि उनके बीच में ब्राउनिंग मोमेंट होगा, वो नीचे नहीं बैठेंगे, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्ज में अलग अलग नहीं होगा। तो आखिर बात ये आती है कि भाई लोगों ये चार्ज आया कहां से, ये चार्ज आया कहां से, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं बता चुका हूं कि जो चार्ज रहेगा वो ओनली किसके ऊपर रहेगा, डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल्स के ऊपर रहेगा, डिस्पर्जन मीडियम पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। क्लियर है? चलो देखते हैं भाई इस बात को। तो कुछ लोगों ने बताया कि भाई चार्ज किस प्रकार से आ सकता है, तो उन्होंने अपनी अपनी राय दी। तो कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई जब डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, आपस में चल फिर रहे हैं ड्यू टू ब्राउनिंग मोशन, तो उनके बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, घर्षण प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आ गई? और उसकी वजह से उनके ऊपर चार्ज आ जाता है कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज। मींस डिस्पर्जन फेज पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, डिस्पर्जन मीडियम पर नेगेटिव चार्ज आएगा। डिस्पर्जन मीडियम पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो डिस्पर्जन फेज पर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर आप लोगों को? तो लेकिन ये बात यहाँ पर गलत होगी, क्योंकि हमें पता है कि ओनली चार्ज तो किसके ऊपर आएगा, डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल्स के ऊपर आएगा, है ना? तो ये बात हमारी गलत होगी। फिर कुछ लोगों ने और बताया कि भाई जैसे मिसेल्स होती हैं, मिसेल्स भी एक तरह के एसोसिएटेड कोलाइड्स होते हैं। आपने पढ़ी है ये बात, मिसेल्स भी एक तरह के एसोसिएटेड कोलाइड्स होते हैं। तो आपको पता है मिसेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, सोप से बनती है। तो इनके ऊपर ये चार्ज आ गया, इस चार्ज की वजह से भी ये चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है, बट टूटेगी ये मिसेल्स तो ऐसे ही बनेंगे, चार्ज हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट्स होते हैं। तो इस प्रकार से ये ऐसे चार्ज आ सकता है। तो फिर उसके बाद कुछ और गहन अध्ययन हुआ, कुछ और सर्वेज हुए और आप मतलब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए। उनके बाद पर कहा गया कि भाई जो कोलाइडल सोल्स के पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर चार्ज तो आएगा, और चार्ज में ओनली किसके ऊपर आएगा, डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल्स के ऊपर ही आएगा। और कैसे आएगा जरा देखिए इस बात को। अगर आप लोग जब पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, कोलाइडल सोल की प्रिपरेशन, तो उस समय हम लोग वहां पर एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे थे उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। और वो इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ पर हमने डाला था वो इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहा था, और उस प्रोसेस को हम लोगों ने पेप्टाइजेशन फिनोमिना कहा था। अरे मान तो इस बात को कहा था या नहीं कहा था? कहा था भाई। चलो भाई ठीक है। अब मान लो मेरे को गोल्ड का सोल बनाना है, AU का सोल बनाना है, गोल्ड का सोल बनाना है मुझे, तो मैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा था KOH। क्लियर है? क्या डाल रहा था? KOH डाल रहा था। फिर मैंने आपको यह भी कहा था कि गोल्ड के जो पार्टिकल्स है, डिस्पर्स फेज का जो गोल्ड का पार्टिकल है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। क्लियर आप लोगों को? अब ऐसा भी तो हो सकता है कि सर ये नेगेटिव चार्ज तो OH नेगेटिव की वजह से, बट के पोटेशियम भी तो प्रेजेंट है, उसकी वजह से भी यहां पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये बात आ गई कि चार्ज तो प्रोड्यूस होता है, चार्ज तो होता है इसके ऊपर। अब हमें ये नहीं पता था कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है, हम इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। अरे मानते इस बात को, हम ना ही नेगेटिव चार्ज को बता पा रहे थे ना ही पॉजिटिव चार्ज को बता पा रहे थे कि ये कैसे आएगा। तो इसका एक एग्जांपल लिया उन्होंने और क्या बात बताई अपने को, अगर मैं क्या करता हूं, सिल्वर आयोडाइड का कोई कोलाइडल सोल बनाना चाहता हूं, किसका, सिल्वर आयोडाइड का कोई कोलाइडल सोल बनाना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, किसका, सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडल सोल बनाना चाहता हूं, तो मैं अगर सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर पोटेशियम आयोडाइड डाल दूं, और पोटेशियम आयोडाइड को मैंने यहां पर ले लिया एक्सेस के अंदर, किसके अंदर ले लिया, एक्सेस के अंदर, क्लियर है, ज्यादा अमाउंट में ले लिया, तो मेरा जो यहां पर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, AgI प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, AgI प्लस KNO3। अब
AgI बन गया, बन तो गया भाई, AgI का कोलाइडल सोल बन गया। अब क्या करता है कि AgI का जो कोलाइडल सोल बना वो प्रिफरेंशियल चार्ज को अपने सराउंडिंग में इकट्ठा करता है। प्रिफरेंशियल मतलब जो Ag चाहेगा वो ही चार्ज ले पाएगा। Ag के मन में नेगेटिव चार्ज लेने की है तो वो ले पाएगा, पॉजिटिव चार्ज लेने के मन में तो पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा। क्लियर है आप लोगों को, मेरी बात समझ में आ गई? अब कहेगा सर ये कोई दादागिरी तो नहीं हुई कि Ag पॉजिटिव लेगा, Ag कभी नेगेटिव लेगा। तो उसका एक उन्होंने और भी एक्सप्लेनेशन दिया कि जो कॉमन चार्ज होगा या जो कॉमन आयन होगा वही आएगा। क्लियर है? कौन सा? जो कॉमन आयन होगा वही आएगा। अब देखिए कॉमन आयन कैसे होगा, जरा इस चीज को भी देख लेते हैं हम लोग। भाई AgNO3 था, किसके साथ लिया? Ki के साथ लिया तो क्या बना? AgI प्लस, और ये हमारे पास क्या बन गया? सोल। Ki को हमने किस में लिया था? एक्सेस के अंदर लिया था। क्लियर आप लोगों को? तो एक्सेस के अंदर लिया था तो कॉमन आयन इन दोनों में कौन सा है? कॉमन आयन कौन सा इन दोनों के अंदर? बताइए, एक्सेस में ये चीज है ना, तो कॉमन आयन कौन सा है? आयोडीन नेगेटिव। अरे बोलो। तो अब क्या करेगा AgI? अपने सराउंडिंग में ओनली किसको इकट्ठा करेगा? आयोडीन नेगेटिव को इकट्ठा। किसको इकट्ठा करेगा? आयोडीन नेगेटिव को इकट्ठा करेगा। अब आयोडीन नेगेटिव को इकट्ठा कर लिया तो बाहर डिस्पर्जन मीडियम पे कैसा चार्ज आ जाएगा? होता नहीं है उसके ऊपर कोई चार्ज, बस सिर्फ उसमें चार्ज डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स पर चार्ज नहीं आएगा, उस पूरे सॉल्यूशन के ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा? K पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। क्योंकि आपको पता आयोडीन नेगेटिव तो सारा सोल के चारों तरफ एग्रीगेट हो गया है, पॉजिटिव चार्ज बचा वो सारा बाहर आ जाएगा। क्लियर है? अब जो सोल था उसके सराउंडिंग के ऊपर जो चार्ज आया, कैसा चार्ज आया? नेगेटिव। तो इसको मैं बोलूंगा नेगेटिवली कोलाइडल सोल। नेगेटिवली कोलाइडल सोल। कौन से कोलाइडल सोल्स बोलेंगे इनको? नेगेटिव कोलाइडल सोल्स बोलेंगे। जनरली जितनी भी मेटल्स होती हैं, चाहे वो सिल्वर मेटल लगा लो, गोल्ड मेटल लगा लो, या आप लोग अपनी प्लैटिनम मेटल लगा लो, और जितने भी मेटल सल्फाइड होते हैं, फॉर एग्जांपल एक AS2S थ्राइस है, आर्सेनिक सल्फाइड, इनके जो कोलाइडल सोल्स बनेंगे वो हमेशा कैसे नेचर के होंगे? नेगेटिवली कोलाइडल सोल्स होंगे। और भी देख लो, स्टार्च का कोलाइडल सोल बनाओगे, जिलेटिन का अगर कोलाइडल सोल बनाओगे, गम का कोलाइडल सोल बनाओगे, तो ये सभी कैसे के कैसे नेचर के रहेंगे? नेगेटिवली कोलाइडल सोल्स कहलाएंगे। अब बात समझ में आई नेगेटिव कोलाइडल सोल कैसे बना? Ag ने अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों लिया, कैसे लिया? Ag अपने ऊपर उस चार्ज को लेगा जो वो अपने प्रेफरेंस देगा, और प्रेफरेंस किसको मिलेगी? जो कॉमन आयन होंगे। मेरी बात समझ में आ गई? जो कौन से आयन होंगे? कॉमन आयन। अरे बोलो भाई, समझ में आई या नहीं आई बात? आ गई ना? तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको नेगेटिवली कोलाइडल सोल्स को बनाते हैं। जरा देखिए एक दूसरा एग्जांपल। चलो मैं इसको रब कर लेता हूं, उसके बाद देखते हैं सेकंड एग्जांपल। मान लो मैं AgNO3 को अब की बार एक्सेस में ले लेता हूं और उसको पोटासियम आयोडाइड डाल देता हूं, तो सोल किसका बनेगा? वही AgI का सोल बनेगा, प्लस बाहर कौन निकलेगा? अब AgI अपने सराउंडिंग में कौन से चार्ज को लेगा? देखो एक्सेस में ये है और सोल इसका बन रहा है, तो इन दोनों में कॉमन चीज कौन सा आयन है? आपको पता है कॉमन कौन सा है? Ag पॉजिटिव। तो अब Ag आयोडीन मतलब सिल्वर आयोडाइड अपने सराउंडिंग में किसको इकट्ठा करेगा? किसको एग्रीगेट करेगा? पॉजिटिव चार्ज को। अरे बताओ मेरे भाइयों, किसको इकट्ठा करेगा? पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा करेगा। और जब पॉजिटिव चार्ज किसी सराउंडिंग में इकट्ठा कर लिया तो नेगेटिव चार्ज कहां चला जाएगा अपना? बताइए जरा।
नेगेटिव चार्ज कहां चला जाएगा अपना, सॉल्यूशन के अंदर चला गया। अरे बोलो, समझ में आई आप लोगों को बात? तो इसका मतलब अब हम लोगों को एक बात समझ में आ गई। कैसे समझ में आई बात? कि ये जो कोलाइडल सोल बना, इसका मैं नाम दूंगा पॉजिटिव कोलाइडल। क्या नाम दूंगा इसका? पॉजिटिव कोलाइडल सोल। क्या नाम दूंगा इसका? पॉजिटिवली कोलाइडल सोल। जनरली जितने मेटल ऑक्साइड्स होते हैं एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, चाहे वो FeOH थ्राइस ले लो, चाहे वो AlOH थ्राइस ले लो, ये सभी के सभी अपने पॉजिटिवली कोलाइडल सोल्स कहलाते हैं। कौन से कोलाइडल सोल्स कहलाते हैं? पॉजिटिवली कोलाइडल सोल्स कहलाते हैं। क्लियर है आप लोगों को? हीमोग्लोबिन है, ऑक्साइड्स है, हीमोग्लोबिन ये भी एक तरह का पॉजिटिव कोलाइडल सोल है। ध्यान रखोगे इन बातों का। कौन सा सोल है? पॉजिटिव कोलाइडल सोल। तो आप लोगों को इस बात का पता चल चुका है कि नेगेटिव कोलाइडल सोल कैसे आता है, पॉजिटिव कोलाइडल सोल कैसे आता है, और किसी भी कोलाइडल सोल के ऊपर चार्ज कैसे आता है। मेनली चार्ज डिस्पर्जन फेज के ऊपर होता है। डिस्पर्जन फेज के ऊपर चार्ज आने से डिस्पर्जन मीडियम भी स्लाइटली चार्ज हो जाता है ड्यू टू दी अपोजिटिव चार्ज। क्लियर है आप लोगों को? अभी थोड़ा आगे देखते हैं और समझते हैं चीजों को, इसी टॉपिक को आगे करते हैं। तो जरा देखिए। आप लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चार्ज किस प्रकार से जनरेट होता है ये चीज देखी थी। कौन सा पॉजिटिवली कोलाइडल सोल्स कहलाएगा, कौन सा नेगेटिवली कोलाइडल सोल्स कहलाएगा, आप लोगों ने इन चीजों को पढ़ लिया है। अब हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या बात है, जरा देखिए। अब मान लो मैंने जब AgNO3 Ki को एक्सेस में लिया तो मेरे पास बना था नेगेटिवली कोलाइडल सोल्स। बना था, क्यों बना था मैं सब बातें बता चुका हूं आप लोगों को कैसे बना था। तो आप लोगों ने देखा कि AgI के सराउंडिंग के अंदर कौन से आयन्स आ गए बताओ? नेगेटिव आयन आ गए। और बाहर इसके बाद जो डिस्पर्जन मीडियम पे कैसा चार्ज है, वहां पर कौन से आयन्स प्रेजेंट रहेंगे? पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट रहेंगे। तो किसी भी कोलाइडल सोल के सराउंडिंग में दो लेयर बन जाती हैं चार्ज की। किसकी? दो लेयर बन जाती है चार्ज की। पहली लेयर जो बनेगी उस लेयर को हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड लेयर। कौन सी लेयर? फिक्स्ड लेयर। और जो दूसरी लेयर बनेगी उसको हम बोलेंगे मूवेबल लेयर। मींस ये लेयर क्या करती रहती है? मूव करती रहती है। लेकिन ये जो लेयर है ये लेयर क्या रहेगी? फिक्स्ड लेयर है। समझ में आया? तो दो लेयर किस प्रकार से बनी, कौन कौन सी? तो फिक्स्ड लेयर, एक मूवेबल लेयर। किस प्रकार से बनी? आपको पता है चार्ज प्रोड्यूस होगा, कौन सा किसके ऊपर चार्ज आएगा, फिर किसके ऊपर चार्ज आएगा। इन लेयर्स को हम लोग हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में, व्हाट इज हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। आप एक्सप्लेन कर सकते हो किस प्रकार से हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर बनती है? क्लियर है आप लोगों को? अरे समझ में आ गया? और इन लेयर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू लेयर्स इज नोन एज जेटा पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको? जीटा पोटेंशियल। क्लियर है आप लोगों को? तो जीटा पोटेंशियल क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर क्या होती है, आप लोगों को समझ में आ गया। सिमिलरली जब पॉजिटिवली कोलाइडल सोल्स बना था तो किस प्रकार से उनके बीच में दो लेयर्स बनी थी? एक फिक्स लेयर होगी जो अंदर वाली लेयर होगी, बाहर वाली मूवेबल लेयर होगी। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कौन सा डिफरेंस कहलाएगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा कहलाएगा? जीटा पोटेंशियल। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कोलाइडल सोल को वैसे देखने से तो पता नहीं चलेगा कि पॉजिटिवली कोलाइडल सोल है या नेगेटिवली कोलाइडल सोल है। तो हम लोग उनको जानने के लिए कि किस नेचर का कोलाइडल सोल है, हम लोगों के पास एक एक्सपेरिमेंट है और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जरा देखते हैं अब इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या। ये मेरे पास दो फिनोमिना है, एक है इलेक्ट्रोफोरेसिस और दूसरा है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस।
इन दो मेथड्स के जरिए मैं पता लगाऊंगा कि कौन से कोलाइडल सोल के ऊपर कौन सा चार्ज है। क्लियर है? आप लोगों को कोई भी कोलाइडल सोल दे दिया जाए, मैं बोलता हूं कि बताओ ये कौन सा कोलाइडल सोल है, पॉजिटिवली कोलाइडल सोल है, नेगेटिवली कोलाइडल सोल है, तो आप लोग इजीली नहीं बता पाएंगे। तो दैट्स व्हाई ये दो मेथड्स हैं आप लोगों के पास जो आप लोगों को क्या बताएंगे कि किस कोलाइडल सोल के ऊपर कैसा चार्ज है। ठीक है, अब क्या करता हूं, मान लो मैंने इस एक मेरे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस फिनोमेना के अंदर एक यू शेप टेप होती है, ट्यूब होती है, और मैंने उसके अंदर एक कोलाइडल सोल फिल कर दिया और मैंने दो इलेक्ट्रोड्स लगा दी, दो रॉड लगा दी और उनको मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया वोल्टेज से। क्लियर है? जिसके ऊपर आपको पता है एक पे नेगेटिव चार्ज होगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा। जिधर कैटायंस मूव करेंगे उधर उनको कैथोड कहेंगे, जिधर एनायंस मूव करेंगे उनको एनोड कहेंगे। सब बातें आप लोगों को पता है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर करंट डालूंगा, अगर कोलाइडल सोल पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है तो किधर माइग्रेट करेंगे बताओ, नेगेटिव की तरफ। अरे मानते हो? और अगर कोलाइडल सोल पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो किधर माइग्रेट करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। मानते हो इस बात को? तो अगर मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास जो कोलाइडल सोल है वो पॉजिटिवली कोलाइडल सोल है, तो किधर माइग्रेट करेगा, वो इधर माइग्रेट करेगा। मानते हो? तो कोलाइडल सोल या डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स सारे धीरे धीरे किधर माइग्रेट करेंगे, इस इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेंगे, यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे। अरे मानते हो इस बात को? इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसका मतलब धीरे धीरे जो इसका यहाँ पर कलर था, जिस कोलाइडल सोल का जो कलर था वो कलर धीरे धीरे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर फेंट हो जाएगा। अरे मानते हो ना आप लोग? तो इस वजह से यहाँ पर हमारा जो कलर है वो थोड़ा डार्क कलर दिखाई देने लगेगा और यहाँ पर धीरे धीरे अपने को कैसा कलर दिखाई देने लगेगा, लाइट। तो मैं कह सकता हूं कि अगर पार्टिकल्स इधर डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स इधर मूव कर रहे हैं तो कोलाइडल सोल के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, कोलाइडल सोल पॉजिटिवली चार्ज है। क्लियर आप लोगों को? तो अगर वो कैटायन की तरफ मूव गए हैं तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं कैटोफोरेसिस। क्या बोलते हैं इसको? कैटोफोरेसिस। कैथोड की तरफ मूव किए हैं। समझ में आ गया? अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर कोई भी कोलाइडल सोल है, नेगेटिवली कोलाइडल सोल है, नेगेटिवली कौन सी होते हैं, कोई भी मेटल का कोलाइडल सोल है, तो वो किधर माइग्रेट करेंगे, उसके डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में एनोड की तरफ, तो उस फिनोमिना को हम बोलेंगे एनोफोरेसिस। क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से हम लोग इजीली बता पाते हैं कि कौन सा हमारे पास पॉजिटिवली कोलाइडल सोल है और कौन सा नेगेटिवली कोलाइडल सोल है। चलो भाई, दूसरा है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। आपको पता है ऑस्मोसिस फिनोमिना के अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स का यूज होता है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स ओनली अलाउ करती हैं किस किस को, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को मूव करने के लिए। वो सोल्यूट के पार्टिकल्स को या कोलाइडल सोल्स के पार्टिकल्स को अपने अंदर से अलाउ नहीं करती है। क्लियर है आप लोगों को? तो जरा देखिए मेरे भाइयों, अब क्या हुआ, मैंने ये 3 चैम्बर बनाए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड के अंदर मैंने क्या किया, इनको वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रोड के थ्रू। बीच वाले के अंदर मैंने क्या फिलअप किया, कोलाइडल सोल किया, और ये मैंने क्या यूज कर ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स यूज कर ली। क्लियर आप लोगों को? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स क्या करेगी, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास करवाएगी। अब आपको पता है इस बात का, अगर कोलाइडल सोल के पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है तो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, होता नहीं है, आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, उसके अपोजिट। तो पॉजिटिवली है तो नेगेटिवली आ जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिवली। अब मैं मान के चलता हूं कि अगर यहां पर डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स मूव ना कर ओनली डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स मूव इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो मींस डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के ऊपर कैसा चार्ज है भाई, इधर पॉजिटिव चार्ज है, वो इधर माइग्रेट करेंगे तो खुद के ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स के ऊपर भी कैसा चार्ज होगा बताइए, पॉजिटिव। और तो इसका मतलब वो जो कोलाइडल सोल आपने इसके अंदर फिलअप किया है वो पॉजिटिवली कोलाइडल सोल है। क्लियर है आप लोगों को? तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल्स को पढ़ा है। आप लोग ध्यान लगा के चीजों को पढ़िए, चीजें समझ में आएंगी, आसान है, चीजों को समझना है, पढ़ना है। क्लियर है आप लोगों को? अरे मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो हाँ, हर चीज को समझ समझ के पढ़ना है। क्लियर? आप बुक की हेल्प ले सकते हो, कोई चीज मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर पे पूछ सकते हो, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ उसके ऊपर भी आप लोग इजीली पूछ सकते हो। क्लियर है बेटा? ओके, थैंक यू।